हेलो बच्चों, वेलकम टू एम बोर्ड चैनल। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल एम बोर्ड पर। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। यूरोप को बहुत बढ़िया ढंग से समझ लिए थे। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम लिख देते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो पहले हमको हेडिंग दे लेने दीजिए। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप। आप लोग का नोट बहुत बढ़िया बनेगा, आप लोग ध्यान दे करके पढ़े, कॉपी पेन लेकर के बैठे। यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आपको बेसिक से पढ़ा कि यूरोप क्या होता है ना। यूरोप को समझा दिए थे। जब यूरोप को समझ गया तो राष्ट्रवाद को खूब बढ़िया ढंग से आप समझ जाइएगा। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? पहले बात यहां पर लिख देते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है तो हम बेसिक से पढ़ाएंगे। एकदम छोटा छोटा वीडियो है, जैसे क्लास में पढ़ते हैं रोज, वैसे कर करके पढ़िए। साल भर में आपका पूरा सोशल साइंस को कंप्लीट करवा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चन आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा। और 80 में 80 नंबर का प्रश्न पत्र बनने वाला है। राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। देखिए, वाद। और यहां पर ध्यान देंगे, राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। और वाद का मतलब होता है विचारधारा। क्या होता है? विचारधारा या भावना। क्या होता है? भावना। बात को समझिए। जब व्यक्ति अपने निजी हितों से परे होकर के, निजी हितों को त्याग करके देश की भावना से उत्प्रेरित होता है, देश के बारे में सोचता है, देश के लिए कुछ अन्य काम करने के लिए, देश के हित में काम करने के लिए सोचता है, तो उसमें कहा जाता है कि उसको वह राष्ट्रवादी, राष्ट्र की विचारधारा को रखता है, सर्वप्रथम रखता है। कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसमें देश की भावना, किसकी भावना हो? देश की भावना हो। हम या मैं या तुम की भावना नहीं हो, वह हम मैं तुम से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रवादी। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का हमारा डिफिनेशन क्या बनता है कि राष्ट्र से प्रेम की भावना को, राष्ट्र से प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और ऐसा लिखते हैं आप एग्जाम में कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आता है, आप लिखते हैं कि राष्ट्र से प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, तो 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, और 2 नंबर कैसे मिलेगा? तो 1 पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा कि यह किसी विशेष, यह किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के कारण फैलता है। किस कारण फैलता है? सांस्कृतिक या भौगोलिक एकता के कारण। भौगोलिक कहे तो एक भूमि पर आप रहते हैं उसके कारण फैलता है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब रहते हैं, है ना। सवर्ण और ऊंचे जात के और नीचे जात के सब लोग रहते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार होता है, जात के आधार पर, रंग के आधार पर, भेष के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो हम लोग को क्या दुख लगता है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हम ऐसा सोचते हैं उस समय की जाति है, उस जात के साथ हुआ है ऐसा, उस धर्म वाले के साथ ऐसा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि भारतीयों के साथ हुआ है, और न्यूज वाला ये भी चलाता है कि भारतीयों के साथ ऐसा हुआ है। और उस समय सारा भारतीय समझता है एक एक व्यक्ति के साथ होता है, तो उसको उसके जाति और धर्म पर ध्यान नहीं देता है, ये ध्यान देता है कि वह किस देश का था। और पता चलता है कि भारतीय है तो सभी लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है ना। तो यह किसी देश के लोगों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के कारण पड़ता है, एक भूगोल में रहने के कारण फैलता है ऐसा। अब संस्कृति हमारा एक है, मान लो हम लोग यहाँ के हिंदू हैं, क्या है? हिंदू है, और अन्य देश के हिंदू है, फिजी का हो गया, गिनी का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, और उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो हमको ठेस पहुंचता है कि नहीं ठेस पहुंचता है? या हम यदि एज ए मुसलमान है और हमारे देश का मुसलमान अगर दूसरे देश के मुसलमान के खराब स्थिति को सुनेगा तो उसको दुख पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो सांस्कृतिक एकता के कारण होता है कि नहीं होता है? तो राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होता है? सांस्कृतिक एकता के कारण, ठीक है, भौगोलिक एकता के कारण। तो आप लोग राष्ट्रवाद का हम डिफिनेशन लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग राष्ट्रवाद समझ गए कि राष्ट्र प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के कारण उत्पन्न होता है, या एकता के सूत्र में बांधता है। राष्ट्रवाद को लिख देंगे। फिर बात समझिए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या पढ़ना हम लोग को? राष्ट्रवाद के उदय का कारण। लास्ट में हम सबका डिफिनेशन लिख देंगे, लेकिन टॉपिक पढ़ लेते हैं। राष्ट्रवाद
के उदय का कारण, उदय का कारण। ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद समझ गए, यूरोप समझ गए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण तक कहाँ राष्ट्रवाद जो उदय हुआ ये कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, यूरोप के लिए पढ़ रहे हैं। क्या के लिए पढ़ रहे हैं, यूरोप के लिए पढ़ रहे हैं। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो बहुत सारे हैं यूरोप में, परंतु मुख्य रूप से 4 5 या 6 हैं, तो उसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। राष्ट्रवाद के उदय का सबसे पहला कारण है यूरोप का पुनर्जागरण। यूरोप में लोग साथ साथ रहते थे, कहां रहते थे, पहला क्या पॉइंट हो जाएगा, यूरोप का पुनर्जागरण। लिख देंगे हम यहाँ पर आप लोग के लिए फिर बाद में, लेकिन अभी समझिए यूरोप का पुनर्जागरण में क्या हुआ कि यूरोप के लोग, यूरोप में 44 देश है, कितने देश है, 44 देश। शुरुआती में 4 देश मजबूत हो गए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा 44 देश में 4 देश क्या हो गए, व्यापार करते करते मजबूत हो गए और उन्होंने अन्य देशों को, अन्य यूरोपीय देशों को बाजार की तरह इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे जब अपने खुद मजबूत होते गए तो यूरोप के 4 देश जब मजबूत हो गए तो अन्य 40 देशों पर कोई किसी पर तो कोई किसी पर अधिकार कर लिया, अपना राजनीति चलाने लगा। तो जब ये चलाने लगा, उससे पहले तो सब मिलजुल कर रहते थे। अब वहां के लोगों को लगा, उनको वहां के लोगों को पता भी नहीं चला और ये चार देशों ने 40 देशों पर अपना अधिकार कर लिया। अब जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे जब दूसरा लोग उस पर शासन करने लगा तो धीरे धीरे यूरोपीय देशों में को धीरे धीरे महसूस होने लगा लोगों को कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और लोगों में एक अलगे से ये घुटन सी पैदा हो गई, अपना इच्छा थोप रहा है और अन्य देश के लोग हम पर इच्छा थोप रहे हैं। और लोगों में धीरे धीरे यह भावना का विकास हुआ जिसमें राष्ट्रवाद का बढ़ता चला गया। इसको हम लोग जानते हैं यूरोप का पुनर्जागरण। यूरोप के लोगों का बुद्धि धीरे धीरे अब जगने लगना अपना राष्ट्र के प्रति, तब जाकर के राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण क्या है, राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण क्या है, यूरोप का पुनर्जागरण। किसका पुनर्जागरण, यूरोप के लोग फिर से जगने लगे अपने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला कारण लिख लेंगे यूरोप का पुनर्जागरण। अब एक चीज समझ, दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का आपका, देखिए फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। हम लोग जानते हैं कि यूरोप में 4 शक्तिशाली देश में वो फ्रांस है, और फ्रांस जो था उस अन्य सारे यूरोप, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की तरह ही फ्रांस शक्तिशाली था और शासन किया करता था यूरोप के अन्य देशों पर। तो उसी के देश में खुद ब खुद जनता लोग अनसाह करके क्रांति कर दी, क्योंकि फ्रांस के जो राजा थे वो अन्य देशों पर तो शासन कर रहे थे, लेकिन अपने देश पर भी शासन कर रहे थे, और अपने देश पर शासन कर रहे थे तो अपने देशों पर भी वैसे ही लगाम लगाए हुए थे जैसे कि दूसरे देशों पर। अब क्या हुआ, यहाँ के जनता क्रोधित होकर के, गुस्सा करके क्रांति कर दी, झगड़ा कर दी, है ना, दंगा कर दिया, फसाद कर दिया कि हमको अधिकार दो। और इतना भयानक क्रांति रहा कि फ्रांस की सरकार को अपने लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर ध्यान देते हुए नियम लागू करना पड़ा। लोगों के बीच स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता दिया गया, समानता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाने लगा, पर बंधुत्व को ध्यान में रखा गया। जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो अन्य यूरोपीय देशों को लगा कि बताइए, जो 4 शक्तिशाली देश है उसी में अपने लोग संभर नहीं रहे हैं उससे, और वो क्रांति करके फ्रांस की सरकार से बहुत ज्यादा ताकत ले ली, तो हम लोग, हमारा तो खुद का देश है और वो हम पर आके शासन कर रहे हैं, तो हम चूड़ी पहन के क्यों बैठे, हम भी लड़ाई कर देते हैं, हम भी क्रांति कर देते हैं। और जब उसको मिल सकता है अधिकार तो हम क्रांति करेंगे, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, राष्ट्रवाद देश के प्रेम की भावना का उदय हुआ, देश को बचाने की भावना का उदय हुआ, है ना, अपना अधिकार छीनने की भावना का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण क्या था, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। तो दूसरा कारण क्या लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा था नेपोलियन के सैनिक अभियान और प्रशासनिक व्यवस्था। अब बात समझिएगा कि नेपोलियन के सैनिक अभियान और प्रशासनिक, नेपोलियन के सैनिक अभियान और उसका प्रशासनिक
व्यवस्था। अब क्या है, इसके कारण कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? देखिए, नेपोलियन तो था फ्रांस का, अब फ्रांस की क्रांति में इसका मुख्य योगदान था, और जैसे ही फ्रांस की क्रांति सफल हुआ, इसका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया कि घोड़ा उठाया, अपना सैनिक बनाया और डिग 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 अपने दूसरे देशों में जाने लगा, और लोगों को उकसाता था कि तुम लोगों को ऐसे ही आजादी नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं मिलने वाला है? तुम लोग को आजादी नहीं मिलने वाला। बहुत भोला आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, वो अपने लिए नहीं जीता था, वो संसार के लिए जीता था। अपना घोड़ा लिया, अपना सैनिक लिया, और देश विदेश में जा करके, यूरोपीय कंट्री में जा करके लोग को उकसाता था, कह रहा मूर्खा चूड़ी पहन के बैठो, है ना, हम तो आजादी दिलवा दिए फ्रांस में, लोगों को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अधिकार दिलवा दिए, और तुम लोग बैठल रहो ऐसा ही, खाली पुकार भगवान के करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मूर्खवन सब तुमको अधिकार नहीं देने वाला है, लड़ाई करो, चूड़ी पहन के मत बैठो। और लोगों को अपने भाषण से, संभाषण से जागरूक किया, उत्साहित किया, तब जाकर के लोग इसके पीछे पीछे आना शुरू कर दिए, और इससे मिलते गए, जुड़ते गए, और सैनिक संगठन बढ़ते गए, और एक बार मिल करके धावा बोल देते थे। अब 44 गो देश, 44 गो देशों में 4 गो देश जो था शक्तिशाली था, अन्य पर कब्जा किया होता। लेकिन यहाँ नेपोलियन जब लोगों को जगाना स्टार्ट किया, तो लोग नेपोलियन के साथ लोग जुड़ते गए, और नेपोलियन अन्य अन्य देशों पर धावा बोलते गए, और वहां से इन सब 4 देशों के अधिकार को समाप्त करवा करके अपना व्यवस्था लागू करवा देता था। तो नेपोलियन का जो सैनिक अभियान था, उससे भी लोगों में राष्ट्रवाद का भरा कि बताइए तो कितना बढ़िया आदमी है, दूसरा आदमी हमारा देश ला मर रहा है, हमारा देश ला सैनिक तैयार कर रहा है, हमारा देश को आजाद करवा रहा है, एक हम है कि बैठ करके खाली बड़का बड़का बात या डींग हाँक रहे हैं। तो लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भावना बढ़ा, नेपोलियन का सहयोग दिया। तो नेपोलियन का जो सैनिक अभियान था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा राष्ट्रवाद के उदय में। और राष्ट्रवाद के यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक भी नेपोलियन को कहा जाता है, फादर कहा जाता है, एक कारण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है यूरोप में। तो नेपोलियन पर तो हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि नेपोलियन के जो सैनिक अभियान थे और उसका प्रशासनिक व्यवस्था, जहां वो जीत लेता था, तो बताइए जीत लेने के बाद शासन तो चलाना होगा कि नहीं चलाना होगा? नहीं तो फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा शासन, फिर कौन चलाएगा शासन? तो जीतने के बाद वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता था, जो अपना जो प्रशासन लागू करता था वो बहुत बढ़िया प्रशासन रहता था, खूब बढ़िया से शासन चलता था। तो राष्ट्रवाद उदय का तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण आपको हम बताते हैं, चौथा कारण है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय। अब देखिए, मध्यम और उसका उदारवादी सोच, अब समझिए, देखिए समाज में 3 वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पास, अब ऐसा समझ लो खूब बढ़िया से, उच्च वर्ग किसे कहेंगे? से निम्न वर्ग समझ लीजिए, जिसके खाने के लिए भी मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी कोई सामान नहीं हो, है ना, एक टाइम खाता है तो एक टाइम सोचता है, उसको कहते हैं निम्न वर्ग, है ना। इतना खाना कम है कि भूखे मर रहा है वो, ऐसे समझना। मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग उस वर्ग को कहेंगे जो भर पेट अपन खा लेता है, और उच्च वर्ग उसको कहेंगे जो खा करके उगलते रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम फेंक रहा है, इतना उसके पास धन है। तो देखिए, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। एक मध्य, जब ऐसा व्यवस्था उत्पन्न हो गया, व्यापार होता था, लोगों के पास पैसा आने लगा, देखिए मिडिल फैमिली का जन्म हुआ। और मिडिल फैमिली जो होता है उसके पास संसाधन कम, जैसे हम लोग मिडिल फैमिली है तो हम लोग के पास संसाधन कम रहता है, लेकिन ज्ञान ज्यादा रहता है, पढ़ते लिखते खूब बढ़िया से हैं, ढेर सारा स्किल अर्जित करते हैं। अब जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें करुणा के भाव आता है, दया का भाव आता है, मानवता का भाव उत्पन्न हो जाता है, मानवता का। तो जब मध्यम वर्ग एक बड़ा सा तैयार हो गया, धीरे धीरे पढ़ लिख करके, उसके पास ज्ञान था, तो उसको लगने लगा कि ये जो 4 गो देश हैं वो हम पर शासन कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अब जो शासन करता था दूसरे देश पर, तो वहीं के लोगों के सहयोग भी लेता होगा सैनिक में, जैसे हमारे यहाँ लेता था ब्रिटिश कंपनी, हमारे ही लोग को सैनिक बनाता था। उसी प्रकार अन्य देशों में जो शासन करता था तो वहीं के लोग को सैनिक बनाया, वहां के लोग ही पढ़ लिख करके, और अंग्रेज के समय अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर करके, दूसरे देश पे शासक के यहाँ नौकरी कर करके पढ़ लिख लिए, मध्यम वर्ग तैयार हो गया। और मध्यम वर्ग को लगने लगा कि बाप हमारे देश में रहता है, हमरे से सब कुछ करवाता है, हमरे लोगों के हमरे से मार खिलवाता है, पूरी समय हमरे लोगों को हमरे से मार खिलवाता है। तो लोगों में मध्यम वर्ग का उदय हो गया, और उसका उदारवादी सोच मध्यम वर्ग ने बैक सपोर्ट करने लगा कि नहीं, आप जो क्रांति कर रहे हैं शासकों के विरुद्ध, जो हम पर शासन कर रहा है वो बढ़िया कर रहे हैं, है ना, छुपा तौर पर समर्थन करने लगा। तो मध्यम वर्ग ने भी फिर राष्ट्रवाद को बढ़ाने में मदद करने लगा। तो राष्ट्रवाद उदय के कारण एक चौथा था मध्यम वर्ग का उदय और उसका उदारवादी सोच, खूब बढ़िया सोच, उदारवादी, है ना। समझ गए आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 5वां समझिए। 5वां में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उस समय का
सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश। यूरोप जो है एक स्थल का टुकड़ा है। यूरोप के बारे में पिछला वीडियो में पढ़ा लिए, नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। यूरोप जो है स्थल का टुकड़ा है, ठीक है। यूरोपीय देश के लोग एक संस्कृति को मानने वाले रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वे लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे, है ना। एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता था, दूसरा व्यक्ति को भी लगता था कि जब उसके साथ गलती हो रहा है, और वो सांस्कृतिक एकता, रहन सहन एक तरह के था, वेशभूषा एक तरह का था, तो उनको लगता था कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे ही लोग के साथ ऐसा हो रहा है। तो उस समय का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश था वो भी राष्ट्रवाद को उदय को बढ़ाने का काम किया। अब एक व्यक्ति को कुछ होता था तो दूसरा व्यक्ति को लगता था उसके साथ गलत हुआ है, वो हमें हमरे ऐसा है, हमरे ऐसा रहता है, हमरे धर्म का है, हमरे पहनावा उन्हावा सब खान पान रुचि एक ही जैसा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने से महसूस करके देखता था, अपने से जोड़ करके देखता था। तो इसलिए राष्ट्रवाद के राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ते चला गया। तो पांचवा कारण क्या हो जाएगा, उस समय का सांस्कृतिक और समाज में रहने का तरीका, सामाजिक परिवेश। उस समय का सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश एक जैसा था, इसलिए राष्ट्रवाद का भावना बढ़ते चलेगा। आप लोग समझ गए। एक छठा क्या है, छठा है मेटरनिख की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। अब बात को समझिएगा, यहां बात हो जाता है थोड़ा सा। आप नेपोलियन के बारे में समझ गए। अब मेटरनिख कौन बनाया है, देखो मेटरनिख जो है, मेटरनिख के बारे में समझिए। नेपोलियन जो था राष्ट्रवाद को बढ़ा रहा है, और मेटरनिख ऐसा व्यक्ति था जिसका शासन पर बहुत दबदबा था, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया भी शक्तिशाली देश, अन्य देशों पर पहले था यहाँ पर अधिकार। अब देखो नेपोलियन क्या करता था, राष्ट्रवाद को बढ़ाता था, और मेटरनिख क्या करता था कि इससे जो आदमी प्रभावित हो गया, और दूसरे देश में पता ना कि अपना आदर्श मान लिया कोई लोग नेपोलियन को, और जमीनी स्तर पर अपना स्तर पर काम करने लगा। मेटरनिख एरिया में कोई ऐसा काम होता था, देख लेता था वो, तो बहुत बर्बरता से दमन करता था, इतना बर्बरता से कि कोई फिर दोबारा आंदोलन के लिए फन नहीं उठा पाए। जब ऐसा करता था तो कभी कभी क्या होता है, आप जो करते हैं उसका, आप जो चाहते हैं कि ऐसा करने के बाद रिएक्शन नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ आतंकवादी द्वारा जब हम सुनते हैं कि सैनिक को मार दिया है, बर्बरता से मार दिया है, ऐसे किया है, सैनिक का गला काट करके उसको फुटबॉल बनाकर खेला है, कई बार ऐसा आतंकवादी करते भी हैं। तो जब आप ऐसा सुनते हैं तो आपके मन में ये भाव आता है कि बाप सैनिक कितना खतरनाक, आतंकवादी कितना खतरनाक होता है, उका से बच के रहना चाहिए, ये भाव आता है, नहीं आता है। और गुस्सा बढ़ जाता है और राष्ट्रवाद का भावना बढ़ जाता है कि मार दिया है सैनिक के, मर। अब सैनिक के बाद सरकार क्या कर रही है, सरकार को उसको एकदम एक्शन लेना चाहिए, तब नरेंद्र मोदी भारत सरकार एकदम स्ट्राइक पर स्ट्राइक करवा देवे, सर्व आतंकवादी को कुचलवा देवे, और गुस्सा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार मेटरनिख चाहता था कि राष्ट्रवाद को खत्म कर देवे, लेकिन जितने ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन जितना ज्यादा इसका था, उतना ही ज्यादा लोगों में उबाल बढ़ने लगा राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद को उदय के कारण इसका नीति भी था या इसका शासन व्यवस्था भी था। तो हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ लिए, क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ लिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। अब हम लोग राष्ट्रवाद को नहीं लिख पाए, डिफिनेशन लिख देते हैं, है ना, बोल तो दिए थे, और आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप इसको बना पाए। कुछ क्वेश्चन दे करके आपको इस क्लास का एंड करेंगे। तो नोट कर लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा। और आप लोग भी, अब देखिए मेरा ऐसा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है कि आप जो टॉपिक पर है उस पर ध्यान दें कि जो टॉपिक पढ़े हैं उससे क्या प्रश्न बना है एग्जाम में या नहीं बना है। अगर प्रश्न एग्जाम में बना है तो क्या बना है, यदि प्रश्न बना है तो कब बना है, इस पर ध्यान रखते पढ़ेंगे तो टॉपर के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखिए कि मेरे से पढ़ने के बाद आपका एक एक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। जैसे प्रश्न आया था इस टॉपिक पढ़ने के बाद, आता है कि निम्न में से राष्ट्रवाद क्या है। निम्न में से राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। ऑप्शन देगा आपको स्वयं से प्रेम, लोगों से प्रेम, राज्य से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम। किसको कहते हैं राष्ट्रवाद? आप लोग आंसर आपको बता दिया गया है। आप जो सही आंसर होगा उसको कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। फिर आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप पढ़ाई समय हम आपको बोले भी हैं कि कब हुआ था। तो कब हुआ था आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन दे देते हैं 5 मई 1887, 5 मई 1889, 5 मई 1789 और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, आपको पढ़ते समय आपको बताया भी था कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो आप इसका सही आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।